क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था आपका सोल्यूशन। 5वें का सोल्यूशन आपको देखना है। सबसे पहले इसको पढ़ो और समझो क्या पूछ रहा है आपसे। आपसे कह रहा है यंग के द्विझिरी प्रयोग में लेम्डा तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश उपयोग करने पर, एक एक्सपेरिमेंट है बेटा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आ रही? कुछ इस प्रकार से उसका सेटअप था। यहाँ पर एक सोर्स था बेटा, इसके सामने हम लोग क्या करते थे, इसके ठीक सामने ना रख करके थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे S1 और S2 दो स्लिट लेते थे, यानी दो झिर्री लेते थे, या फिर दो रेखा छिद्र बोल सकते। और उसके ठीक बाद में 1 या 1.5 मीटर की दूरी पर हम लोग क्या करते थे, लगभग यहाँ पर तो कैपिटल D हम लोग मानते थे, एक पर्दा रखते थे और इसी पर फ्रिंजें प्राप्त करते थे। तो केंद्र में हमेशा दीप्त फ्रिंज मिलती थी। कौन से फ्रिंज बेटा? और इसको केंद्रीय फ्रिंज भी हम लोग बोलते थे। चलो, इसी में आपसे कहा गया है कि जो यहाँ पर प्रकाश प्रयोग किया गया है, बात समझ में आ रही है, उसकी तरंगदैर्ध्य कितनी है बताओगे? लेम्डा कितनी है बेटा? तो सबसे पहले आपको तरंगदैर्ध्य दे दिया गया। क्वेश्चन समझना पहले, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। फिर कहा गया है पर्दे के एक बिंदु पर जहां पथांतर लेम्डा है, सपोज करना बेटा S1 स्लिट से जो तरंगिकाएं चल रही हैं, मान लेना एक बिंदु यहाँ पर, और S2 स्लिट से तरंगिकाएं चल रही हैं और एक बिंदु यहाँ पर, वहां पर मिलती हैं, और मिलने के बाद में वहां पर कोई दीप्त फ्रिंज बनाती हैं, और इन दोनों तरंगिकाओं के बीच में जो पथांतर है अभी आपसे कह दिया गया है लेम्डा है। कितना बताया गया बेटा? तब उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता आपको बताई गई है K यूनिट है। ध्यान से समझना, लेम्डा तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश उपयोग में लाया गया है इसमें। बात समझ में आ रही है? तो जाहिर सी बात है S1 और S2 से चलने वाली तरंगिकाएं पर्दे के विभिन्न बिंदुओं पर मिलेंगी, और मिलने के बाद में कई जगह पर अंधेरा होगा और कहीं पर बहुत ज़्यादा चमकीला पट्टी बनेगी। तो जो चमकीली पट्टी बनेगी उसको दीप्त फ्रिंज बोलते हैं, और जो एकदम डार्क बोल सकते हो अंधेरे वाली पट्टी बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदीप्त फ्रिंज बोलते हैं, या फिर डार्क फ्रिंजेस बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो एक बिंदु है जहां पर इन दोनों से चलने वाले तरंगिकाओं के बीच पथांतर कितना है? लेम्डा। ऐसे बताया है पर्दे के एक बिंदु पर जहां पर पथांतर कितना है? लेम्डा। उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी है बेटा? इंटेंसिटी बता दिया, K इकाई। तो अभी तक आपसे कुछ पूछा नहीं है, अभी आपको बता ही रहा है। अब आगे समझना, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पर पथांतर λ/3। एक बार रिपीट करना, जहां पथांतर लेम्डा है वहां तीव्रता K यूनिट है। तो उस बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी जहां पर पथांतर λ/3। ये आपसे पूछा, यानी उस बिंदु पर आपको तीव्रता बतानी, जहां पर पथांतर कितना है? λ/3। कोई बात नहीं, पथांतर आपको दे रहा है ना, तो पथांतर और कलांतर में हम लोग संबंध जानते हैं। अगर हमको तीव्रता निकालना है तो तीव्रता का फार्मूला क्या लिखते थे? I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 इंटू I2 और इंटू cos। यानी हम देख पा रहे हैं जो हमारी तीव्रता है, परिणामी तीव्रता, जिन बिंदुओं पर यहाँ से चलने वाली तरंगिकाएं और यहाँ से चलने वाली तरंगिकाएं मिलेंगी। बात समझ में आ रही है? I1 क्या होगा? यहाँ से चलने वाली तरंगिकाओं का तीव्रता होगा। I2 क्या होगा? दूसरे स्लिट से चलने वाली प्रकाश की तरंगिकाओं का क्या होगा? तीव्रता होगा। क्लियर है? तो वो किस पर निर्भर करती है? परिणामी तीव्रता फाई, यानी कालांतर पर। तो हमको पथांतर दे रखा है, हम लोग कालांतर निकाल लें। फार्मूला क्या यूज करेंगे बेटा? फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पथांतर। बस इससे आप फाइंड आउट करोगे। तो अगर कालांतर मिल गया तो हम लोग परिणामी तीव्रता बता सकते हैं। और परिणामी तीव्रता एक बार आपको दिया है, वहां से सॉल्व करके I1 I2 की वैल्यू निकालेंगे। फिर लास्ट वाले में वही परिणाम क्या करेंगे हम लोग? I1 और I2 की वैल्यू रखेंगे। तरंग तो वही रहेगी ना, S1 और S2 से चलने वाले। अब ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन तो समझ में आ गया क्या पूछ रहा है? ओके, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। आप बताओगे, सबसे पहले तो आपको वेवलेंथ दिया है, वो लिख लो। तरंग दैर्ध्य कितना दिया है? लैम्डा। आप जो प्रकाश उपयोग में ला रहे हो उसकी तरंग दैर्ध्य कितना दिया है?
लैम्डा। कैलकुलेशन मत करो अभी, अभी समझ लो, घर पे आपको पूरा टाइम मिलता होगा। फिर ध्यान देना बेटा, और एक चीज़ दिया है, पहले केस में कहा है कि इफ, यदि पथांतर यानी कि डेल्टा एक्स बराबर कितना है बेटा, लैम्डा, तब तीव्रता कितनी दी गई है, के, जो भी इसकी यूनिट होगी, जो भी इकाई होगा दे दिया गया। जैसे मान लो कहीं पर दूरी दिया जाता था, आप लोग पढ़ते थे ना एक्स वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पर मान लो 5 है, क्या है, अब पता नहीं 5 सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, दूरी है, तो इसलिए हम लोग 5 मात्रक लिख देते थे। अब जो भी मात्रक आप ले हो वही रहेगा। तो वैसे उसने तीव्रता का मात्रक यहाँ पर क्या दे दिया, क्या दिया, मात्रक, तो के यूनिट है। यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान देना, अगर ऐसा है, सबसे पहले आप कालांतर निकालिए। क्या निकालिए बेटा, कालांतर। तो लिखेंगे 5। अच्छा, यहाँ पर ऐसे लिख देना केस फर्स्ट। पहले केस के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जब पथांतर कितना था, लेमडा, तब तीव्रता क्या था। अभी दूसरी बार जब लेमडा बाई 3 होगा तो उसके लिए अलग से सॉल्व करेंगे। तो फाई इज इक्वल टू, हम सभी जानते हैं बेटा, चूंकि फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि पथांतर, कालांतर बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर होता है। तो वैल्यू पुट करिए, तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर की जगह क्या लिखेंगे, इतना था ही, तो इसलिए कालांतर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 पाई। और अगर कालांतर आ गई है तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हो, जो आपको आई की वैल्यू के दे रखा है यहाँ, बात समझ में आ रही। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, चूँकि आई इज इक्वल टू कितना दिया है, के, और ये आपको गिवन है। आई क्या है, परिणामी तीव्रता ही तो है भाई। पर्दे के किसी बिंदु पर 2 तरंगिकाएं मिल रही हैं जाके, तो वहाँ पर जो परिणामी तीव्रता है उसी की वैल्यू तो क्या दिया गया है। तो परिणामी तीव्रता का व्यंजक तो हम सभी जानते हैं, वही यहाँ पर लगा देंगे। तो आई की जगह पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे I1, क्या लिखेंगे बेटा, प्लस I2 प्लस 2 अंडर I1 इंटू और इंटू कास फाई, बराबर कितना दिया है, बात समझ में आ रही, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा आप सोचो कि यहाँ पर तो दो चर राशियां हैं आपके पास, I1 और I, समीकरण कितना है आपके पास, एक ही समीकरण है और 2 चर राशियां हैं, सॉल्व कर पाओगे। और सॉल्व तो आपको इतने से ही करना है, जो डाटा दिया है इसमें इतने से ही करना है, बात समझ में आ रही है। तो एक तरीका है, हम लोग लिख सकते हैं कि यदि I1 बराबर I2, मान लेना जो S1 और S2 से तरंगिकाएं चल रही हैं उनकी तीव्रता क्या है, बराबर है। और बराबर है तो कुछ मान लो, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे I0। ये हम लोगों ने क्या किया बेटा, मान लिया, ताकि I1 I2 बार बार लिखना ना पड़े, बात समझ में आ रही है। और इस पर वैल्यू पुट कर दो। अब आप निकाल सकते हो, समीकरण एक है, चर राशि एक, चलो निकालते हैं। तो I1 की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, I0, तब I0 प्लस I2 की जगह पर भी I0 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 था, तो I0 इंटू I0 होगा, तो उसका स्क्वायर, I0 का स्क्वायर, और इंटू कॉस फाई की जगह पर 2 पाई। कॉस 2 पाई की वैल्यू बताओ बेटा, बताओ, तुम बताओ, क्यों, आप बताओ बेटा, ठीक है, चलो बताओ सैलिस, 2 पाई की वैल्यू, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, तो कॉस 3 पाई की वैल्यू, अच्छा ये तो थे ही नहीं, अभी जल्दी आए ना, इनको पता ही नहीं है, तुम बताओ भाई, cos 2 पाई, cos 3 पाई,
cos 4 पाई, cos 5 पाई। अब कुछ समझ में आ रहा है? बोलो बेटा। पाई का गुणांक जब तक विषम होगा माइनस है, बात समझ में आ रही है? और जब पाई का गुणांक सम होगा प्लस हो। इतनी सी बात आप लोग भूल जाते हो। अभी तक जो पढ़े हो इतने टाइम में कम से कम हम 20 बार बता चुके होंगे ये चीज़। सबको रटा होना चाहिए, नहीं तो इसका फायदा ही क्या होगा? तब आप निकालोगे, कॉपी उठाओगे, पेन उठाओगे। मैथ वाले को नहीं याद है तो किसको याद होगा? ठीक है बेटा, चलो ध्यान देना। हम लोग यहाँ पर लिखे बोलेंगे, अच्छा ये तो अभी यहाँ तक की वैल्यू केवल लिखी हो, इंटू cos 2 पाई बराबर क्या दिया है, इसको भी लिखो। और अब इसको सॉल्व करो। आई नॉट क्या होगा, और प्लस 2 वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, और इंटू cos 2 पाई की वैल्यू 1, यही तो होगा, बराबर के 2 आई नॉट कितना होगा, बराबर के। इसलिए आई नॉट बराबर 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, तो के बाई। चलो अभी इसका आगे काम लगेगा। अब आपसे केस सेकंड देखना बेटा, कहा है यदि पथांतर कितना हो बेटा, लैम्डा बाई 3, तब तीव्रता बताओ। वहां पर तीव्रता कुछ और मान लेना, आई डैश मान लेना, अलग बिंदु होगा ना। उस बिंदु की बात हो रही थी जहां पर पथांतर लैम्डा हो, तो वहां पर तीव्रता कितना था के। अब कोई दूसरा बिंदु है जहां पर ये तरंगिकाएं मिलेंगी और वहां पर उन दोनों तरंगिकाओं के बीच पथांतर लैम्डा बाई 3 है, तो पूछा जा रहा है कालांतर के वो तीव्रता उस बिंदु पर कितना होगा। सॉल्व करते हैं तो बताएंगे आई डैश बराबर, पहले कालांतर की जरूरत होगी आपको। तीव्रता किस पर निर्भर करती है बेटा, कालांतर पर, तो इसलिए कालांतर निकाल लो। ठीक है, तो यही बगल में सॉल्व कर दे रहे बेटा। फाइव इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई बाई 10 इंटू पथांतर। पथांतर की जगह कितना दिया है, तो लैम्डा से लैम्डा क्या होगा, इसलिए 2 पाई बाई। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई? अब आप निकाल सकते हो ना, आई डैश फार्मूला वही I1 की जगह आई नॉट प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2, यानी आई नॉट का होल स्क्वायर, और इंटू cos 5। cos 5 की जगह कितना लिखेंगे बेटा, 2 पाई बाई 3। चल सॉल्व करिए। आई डैश बराबर आई नॉट कितना होगा, 2 आई नॉट प्लस 2 वर्ग से वर्गमूल हटेगा बेटा, और इंटू cos 2 पाई बाई 3 120 डिग्री माइनस 1/, कैसे हुआ समझना। आप लोग तो जानते हो चेंज करना, ध्यान देना। ये किस में दिया है, रेडियन में, और अगर रेडियन में है आप डिग्री में चेंज करना चाहते हो तो पाई की जगह 180 रख दो, या फिर 180 पाई से गुणा करा दो, तो 180 पाई से पाई कटेगा, 3 छक, यही तो 60 दूना 120 डिग्री। क्या लिखा है बेटा, cos 120 डिग्री। cos 2 पाई बाई 3 का मतलब cos 120 डिग्री। अब इसको आप तोड़ लो 90 प्लस थीटा में या 180 माइनस थीटा में। 180 माइनस थीटा में तोड़ना आसान इसलिए होगा क्योंकि उसमें निष्पत्तियां नहीं बदली, cos से तो cos ही रहेगा, ठीक है ना, तो उसमें तोड़ दो। आप इसको लिख सकते हो पहले बेटा cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटाओगे कितना बचेगा, 120 बचेगा, तो वही तो लिखा हुआ है, मैंने कुछ नहीं लिखा है। cos 120 डिग्री अभी भी लिखा है, तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और
कोसेक, तो ये तो ना साइन है ना कोसेक है, इसका मतलब ये क्या होगा। और दूसरी चीज 180 और 360 में निस्बतियां नहीं बदलती, तो कास है तो क्या लिखोगे कास, और 60 डिग्री तो माइनस कास 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो कास 2π/3 की वैल्यू कितनी होगी -1/। इसको ऐसे कहीं आप लोग लिख लेना अगर जरूरत होगी तो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ध्यान देना, ये 2 से क्या होगा, 2 कट जाएगा, बात समझ में आ रही है। 2i0 प्लस माइनस i0 का एक में गुणा कराओगे i0, 2i0 में से एक i0 जाएगा। अच्छा, इसलिए i डैश बराबर यानी उस बिंदु पर जो तीव्रता होगी, i0 की वैल्यू आपने पहले निकाल के रखी k/4, तो उस बिंदु पर जो तीव्रता होगी बेटा, जो पहले बिंदु पर तीव्रता थी उसको आप 4 से भाग कर दो, उसके बराबर होगा। बात समझ में आ रही है। पहले बिंदु पर तीव्रता कितनी थी जब पथांतर लैम्डा था, तो बताओगे k, तो जब पथांतर λ/3 है तो उस वाले बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी, उसी को 4 से भाग कर। बात समझ में आ रही है इतना। चलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम क्लियर समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। अगर ध्यान से नहीं समझे तो आपको 6 समझ में नहीं आएगा। 6 नंबर देखना बेटा, इधर इधर देखना, इधर यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों को प्राप्त करने के लिए 650 नैनोमीटर तथा 520 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्यों के प्रकाश पुंज का उपयोग किया गया। ध्यान देना बेटा, वही प्रैक्टिकल है, वही एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसमें 2 प्रकार के प्रकाश का उपयोग किया गया। एक प्रकाश है जिसकी तरंग दैर्ध्य कितना है 650 नैनोमीटर, और दूसरे वाले की कितना है 520 नैनोमीटर। तो आप पहले इसको लिख लो कि यहाँ पर λ1 कितना दे दिया गया है 650 नैनोमीटर। अच्छा, इसी समय चेंज भी कर लो, काम लगेगा तो हम लोग मीटर में रखेंगे। तो आप बताना 650, जहाँ पे नैनोमीटर है वहाँ पे 10⁻⁹ मीटर लिख सकते हो। बात समझ में आ रही। ऐसे ही इसमें भी λ2 जो दूसरा वाला प्रकाश उपयोग में लाया गया है उसका जो तरंग दैर्ध्य है 520 नैनोमीटर, और जहाँ पे नैनोमीटर है बेटा वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 10⁻⁹। ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आप बताओगे क्योंकि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹। बातचीत नहीं करो, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक, अब ए नंबर आपसे पूछा गया है, कह रहा है 650 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के लिए पर्दे पर तीसरे दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी ज्ञात करिए। पहला वाला तो आसान है, ध्यान देना बेटा। ए पार्ट में आपसे क्या पूछा गया, कह रहा है यहाँ पे तरंगदैर्ध्य आपको क्या लेना है, यहाँ पे तरंगदैर्ध्य आपको क्या लेना है λ1। ध्यान से समझो, ए वाले क्वेश्चन में आपको तरंगदैर्ध्य कौन सा लेना है 650 नैनोमीटर। 650 नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ λ1। क्लियर है। और क्या कह रहा है, तीसरे दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी ज्ञात करिए। कोई बात नहीं, यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट का मतलब समझ में आ रहा है दीप्त फ्रिंज, ठीक है। तो यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ये बिंदु ओ है, ये केंद्रीय उच्चिष्ट है। यहाँ से बेटा कोई nवां दीप्त फ्रिंज बनता था। बात समझ में आ रही, कौन सा दीप्त फ्रिंज बेटा nवां दीप्त फ्रिंज। तो वहां तक की दूरी के लिए आप लिखते थे yn। क्या लिखते थे बेटा, और अगर पहला दीप्त फ्रिंज है तो n की वैल्यू 1 रखोगे y1, और अगर दूसरा दीप्त फ्रिंज है तो n की वैल्यू 2 रखोगे। कौन सा दीप्त फ्रिंज है, तीसरा दीप्त फ्रिंज। और तीसरे दीप्त फ्रिंज की कहाँ से दूरी, केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी, यानी y3। आपसे पूछ क्या रहा है, y3 पूछ रहा है। तो यहाँ पर बताओगे हमसे y3 ये पूछ रहा है। कोई डाउट, ये सब आपको इतना बेहतर ढंग से पढ़ाया गया है, सारी चीज समझ में आ जाती है। क्वेश्चन तुरंत पढ़ोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर फार्मूला पढ़ाते तो आप क्वेश्चन शायद ना लगा पाते।
तो फार्मूला पढ़ाते क्यों, है ना। चलो ध्यान दो, क्योंकि आपके सिलेबस में कहा है। चलो बेटा ध्यान देना, ए बराबर, अच्छा यही तो ज्ञात करना है y3। तो आप बताओगे चूंकि nवें दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, ध्यान देना बेटा, फार्मूला आप पहले से जानते हो, nवें दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी कितनी है, yn, और फार्मूला क्या लिखते थे, n d लैम्डा बाई स्मॉल डी, यही तो लिखते थे। ठीक है, अब कहोगे सर सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें तो हमारे पास केवल n और लैम्डा है। n क्या है, तीसरी दीप्त फ्रिंज, n की जगह 3 लिख देंगे और लैम्डा की जगह लैम्डा 1 यानी 650 नैनोमीटर लिख देंगे। कैपिटल डी स्मॉल डी गायब है। कैपिटल डी का मतलब स्रोत से ये S1 और S2 था, यहाँ से पर्दे तक की दूरी, कहाँ तक की बेटा, ये पर्दा होगा, स्क्रीन होगा, और स्मॉल डी क्या है, दोनों स्रोतों के बीच की, ये दोनों आपको नहीं दिया, बात समझ में आ रही। तो इसको आप कुछ भी मानकर सॉल्व कर लो अपने मन से, जब नहीं दिया गया तो। अब मैंने कहा था कि जनरली डी को आप 1 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर तक मान सकते हो, बात समझ में आ रही, ऐसे मान लो, इसकी वैल्यू कुछ मान लो, 2 mm 1 mm जो मन के मान लो, बात समझ में आ रही है। और अगर आप चाहते हो कि जो आपकी एनसीईआरटी में आंसर दिया है वो आपको मिले, बात समझ में आ रही है, तो आप डी की वैल्यू क्या पुट करोगे, इन दोनों के बीच में 1.2 मीटर, क्या पुट करोगे बेटा, यानी 120 सेंटीमीटर, बात समझ में आ रही है। और डी की वैल्यू क्या पुट करोगे, तो 2 mm, कितना बेटा, ऐसे। बाकी दिया नहीं है तो आप स्वतंत्र हो, कुछ भी रख सकते हो, या फिर वहीं छोड़ सकते हो, डी और कैपिटल डी और स्मॉल डी के टर्म में, क्लियर है। चलो, लेकिन हम लोग यही करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल डी की वैल्यू कितना लिख लेंगे बेटा, 1.2 मीटर। ध्यान देना, 120 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 1.2 मीटर, 100 से भाग कराओगे ना, ऐसे। स्मॉल डी का मतलब है 2 mm, तो 2 mm का मतलब हुआ 2 × 10⁻³ मीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। याद रखना, ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है, ये बोर्ड एग्जाम के लायक ही क्वेश्चन है, बढ़िया है, बी वाला, तो इसका मतलब ए भी आ सकता है उसी के साथ, तो इसलिए ठीक से पढ़िए। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, यही लास्ट है, 6 क्वेश्चन है, तो जो भी आपको 5वां था, 6वां है, 4 तक तो बड़े आराम से हो गया है ना, लेकिन 5वां 6वां ये सब पढ़ के जाना बढ़िया से। अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना, चलो ध्यान देना बेटा, इधर देखना, y n की जगह क्या लिखोगे, 3, तो यहाँ भी क्या लिखोगे, 3 इंटू कैपिटल डी की जगह 1.2 और लेमडा की जगह लेमडा 1 यानी कि 650 × 10⁻, हाँ बेटा 650 × 10⁻⁻9 मीटर, इतना हो गया। आपने n की वैल्यू रख दी, कैपिटल डी की वैल्यू रख दी, लेमडा की वैल्यू रख दी, स्मॉल डी की वैल्यू 2 × 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 छक क्या बेटा, हाँ, तो मैंने कहा लेमडा की जगह लेमडा 1 ही रखना है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा उसने कहा है ना। देखो 650 नैनोमीटर वाली तरंगदैर्घ्य को ही यूज करना है ए में, बात समझ में आ गई। ओके, ध्यान देना, 2 से हम 1.2 को काट दिए तो 2 छक 12 होता है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, 0.6 हो गया। बस इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, y3 क्षेत्रिक 18 और 1 अंक के बाद दशमलव लगाओगे, क्योंकि 6 के बाद दशमलव था ना, और फिर गुणे 650
और गुणे 10 की घात -9 और कितना है 10 की घात -3 ऊपर आएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आधार समान हो तो भाग में घात घटती है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए बेटा, गुणा कराओ 650 का 1.8 में, 1170 गुणे 10 की घात -9 में से 3 जाएगा, यही तो आएगा। ध्यान देना, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है तो आप एक काम करना, 1 2 3 3 अंक दशमलव को बाईं ओर ले आओ, तो 1.17 इंटू 10⁻⁻, -6 पहले था। जब भी हम दशमलव को बाईं ओर लाएंगे 10⁻⁻, और जितना अंक लाएंगे उतना, कितना अंक लाए तो 10⁻+3 होगा। आधार समान होगा तो गुणे में घाते जुड़ जाए। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.17 इंटू 10⁻, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 6 में से 3 जाएगा 3, और ये किस में आएगा बेटा, मीटर। किस में आएगा तो y3 बराबर इतना। बट हम सभी जानते हैं बेटा 10⁻³ मीटर की जगह मिलीमीटर लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसलिए y3 बराबर 1.17 मिलीमीटर। बताओ, इसका जो पहला पार्ट है बेटा ए, इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया कि नहीं? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है किसी भी स्टेप में? बताओ शुक्ला, आगे चलें? चलो, अब ध्यान से समझना। बी कह क्या रहा है, पहले इसको समझ लो, क्वेश्चन सब सॉल्व करवाएंगे, नहीं तो ये उड़ेगा। कह रहा है केंद्रीय उच्चिष्ट से उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात करिए। सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान देना, न्यूनतम दूरी, ठीक है। एक एक चीज समझना, उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए जहां दोनों तरंग दैर्ध्यों के कारण दीप्त फ्रिंज संपाती होते हैं। बात समझ में आ रही है? संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर। तो दो तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश है ना, एक प्रकाश होगा 650 नैनोमीटर, दूसरा होगा 520। तो कह रहा है कि इसके कारण, मान लेना पर्दे पर, इधर देखो बेटा, इसके कारण पर्दे पर दीप्त पट्टियां बनेगी और इसके कारण भी बनेगी। तो कह रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट यहाँ ऊपर होगा, हमेशा यहीं पर बनेगा, है ना, दीप्त फ्रिंज। यहाँ से आप वो न्यूनतम दूरी ज्ञात करो जहां पर दोनों के कारण दीप्त फ्रिंज एक दूसरे के ऊपर बन रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बन रहे हैं। बात समझ में आ रही है? वो दूरी आपको बतानी है यहाँ से यहाँ। क्लियर है? अब इसको थोड़ा ठीक से हम लोग समझते हैं, इधर फिगर उगर बना के। 650 दिया है और 520 दिया है ना, कितना दिया है? 650 और 520। तो λ1 बराबर दिया है बेटा 650 नैनोमीटर, और यहाँ पर ध्यान देना λ2 बराबर दिया है 520 नैनोमीटर। साफ साफ दिख रहा है बेटा, जिसके आंख नहीं होगी वो भी देख पा रहा होगा, λ1 ग्रेटर देन λ2। बात समझ में आ रही है? पहले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या है, ज्यादा है दूसरे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। अब इसका क्या लॉजिक है? यही तो लॉजिक है, सबसे बड़ी लॉजिक यही है, क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई का जो व्यंजक आप लोग ज्ञात किए थे dλ/d, भैया ये दोनों तो बदलने वाला नहीं है, प्रयोग का सेटअप एक ही रहेगा, बस केवल हम लोग अलग अलग प्रकाश डालेंगे जिसकी तरंग दैर्ध्य λ1 होगी और λ2, यानी कि तरंग दैर्ध्य बदल रहा है। तो अगर तरंग दैर्ध्य का मान ज़्यादा है, ध्यान से समझना, तरंग दैर्ध्य का मान, तो पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा, और अगर तरंग दैर्ध्य का मान कम है तो पट्टी की चौड़ाई, यानी कि जब ये वाला प्रकाश डालोगे आप तो पट्टी की चौड़ाई W1 का मान कितना होगा, ज़्यादा। बात समझ में आ रही है? और जब ये वाली तरंग दैर्ध्य डालोगे सोर्स पर तो इसके कारण जो फ्रिंजें बनेंगी उनकी चौड़ाई क्या होगी, कम। अब इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है बेटा, ध्यान से समझना, सपोज करना ये क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट है, यानी कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, सभी के कारण यहीं पर बनेगा। अब मान लो वो वाला प्रकाश डाले जिसका तरंग दैर्ध्य कितना था, 650 नैनोमीटर। अब इसके कारण जो पट्टी की चौड़ाई बनना स्टार्ट हुई वो ये थी, ये केंद्रीय फ्रिंज है बेटा। बात समझ में आ रही? इतनी चौड़ी है, तो इतनी चौड़ी हर जगह पर बनेगी। बात समझ में? इतनी चौड़ी तो बनेगी।
एक काम करना, यहाँ से ले लेते हैं समझाने के लिए। ये यहाँ पर बना, सपोज करना इसकी चौड़ाई कितनी है बेटा, इतनी। अगर एक वर्णी प्रकाश है तो सभी पट्टियों की चौड़ाई क्या होगी, बराबर, यानी उतनी ही अदीप्त की होगी, ध्यान रखना, और उतनी ही फिर दीप्त। फिर ऐसे ऐसे बनता जाएगा पर्दे पर। बात समझ में आ रही है? ऐसे ऊपर भी और इसके नीचे भी। समझने वाली बात यह है कि जब दूसरा प्रकाश आप डालोगे तो उसके कारण जो इस पर फ्रिंजें बनेगी उसकी चौड़ाई कम होगी। यानी कि अगर कहीं मिलता भी है, मान लो यहाँ पर मिलता है, ऐसे सपोज कर लो कि यहाँ पर मिलता भी है, तो जरूरी नहीं है कि पहले तरंग दैर्घ्य के कारण जो फ्रिंज बना है, यानी कि तीसरा दीप्त फ्रिंज, तो दूसरे तरंग दैर्घ्य के कारण भी तीसरा दीप्त फ्रिंज हो, क्योंकि उसकी चौड़ाई तो कम है। उतनी ही दूरी में तो मान लो 3, 4, 5 फ्रिंजें बना सकता है ना, क्योंकि उसके पट्टियों की चौड़ाई क्या है, कम है। तो आप ये बताओगे कि पहले तरंग दैर्घ्य के कारण जो प्रकाश है उसके कारण जो दीप्त फ्रिंज है, जहां पर एक दूसरे पर संपाती है, मान लो अगर चौथा है तो दूसरे के कारण 4 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि उसकी पट्टियों की चौड़ाई क्या है, कम है। तो हो सकता है 5वां दीप्त फ्रिंज जो एक दूसरे के ऊपर बन रहा हो सकता है 6वां हो सकता है 7वां हो, बता नहीं सकते क्या होगा। बात समझ में आ रही है? अरे अभी कैलकुलेशन करके तो बताएंगे ही, अभी नहीं बता सकते। बात समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन कुछ भी हो, सपोज करो यहाँ पर दूसरे वाले के कारण भी बन गया दीप्त फ्रिंज, तो यहां से दोनों की दूरी क्या होगी, बराबर होगी कि नहीं होगी? बराबर होगी कि नहीं होगी? बराबर होगी ना? नहीं समझ पाए? चलो लैंग्वेज लिखता हूँ, ध्यान देना थोड़ा लैंग्वेज पे, तब समझ में आएगा। आपसे यही तो पूछा है, पढ़ते चलो। आपसे यही तो पूछा है बेटा कि केंद्रीय उच्चिष्ट से उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात करो जहां दोनों तरंग दैर्ध्यों के कारण दीप्त फ्रिंज संपाती हो। आप मान लो कि पहले तरंग दैर्ध्य के कारण जो n1वीं फ्रिंज बन रही है, बात समझ में आ रही है, और जो दूसरे तरंग दैर्ध्य के कारण n2वीं फ्रिंज जो बन रही है एक दूसरे के ऊपर संपाती, यानी एक दूसरे के ऊपर बन रही है, ऐसा मान लो। अभी हम n1 और n2 की वैल्यू आपको बता दे रहे हैं। क्लियर है? लैंग्वेज यहां पर लिखोगे माना। अच्छा, किसके लिए सॉल्यूशन दे रहे हो? बी के। माना λ1 व λ2 वाले प्रकाश के कारण क्रमशः, क्रमशः का मतलब बेटा क्रम से, बात समझ में आ रही है? ध्यान देना, क्रमशः n1वीं। अब n1 का मान आप कुछ भी ले सकते हो बेटा, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। हम लोग पहले n लिखते थे ना, एक ही तरंग दैर्ध्य होता था, अब 2-2 है, इसलिए n1 और n2 2-2 लिख रहे हैं अलग अलग। अभी समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा, ठीक है? तो माना λ1 व λ2 वाले प्रकाश के कारण क्रमशः n1वीं तथा n2वीं। अब क्रमशः का मतलब समझना, यानी जब ये वाला प्रकाश आप उपयोग में लाते हो तो ये वाली जो दीप्त फ्रिंज बनती है, और ये वाला प्रकाश उपयोग में लाते हो तो ये वाली जो दीप्त फ्रिंज बनती है, एक दूसरे के ऊपर बनती है। दीप्त फ्रिंज की तो बात हुई है, ये दीप्त फ्रिंज का है, ठीक है? याद रखना, दीप्त फ्रिंज कहेगा दीप्त फ्रिंज वाला फार्मूला, ठीक है? तो लिखेंगे माना λ1 व λ2 वाले प्रकाश के कारण क्रमशः n1वीं तथा n2वीं दीप्त फ्रिंजें संपाती हैं। क्या है बेटा? ऐसा आपने मान लिया है। क्लियर? और अगर ऐसा है तो आप लिखोगे अर्थात yn1 बराबर yn। लॉजिक समझाता हूं।
ये केंद्रीय उच्चिष्ट हो गया बेटा, यानी कि केंद्रीय फ्रिंज हो गई। यहाँ से जब आप पहला तरंग दैर्ध्य यानी λ1 प्रकाश यूज किए तो आपको सपोज करना यहाँ पर कोई दीप्त फ्रिंज मिली है और उस दीप्त फ्रिंज की संख्या कौन सी है, पहली दूसरी तीसरी कौन सी है, n1वीं है। कौन सा है बेटा, तो यहाँ पर आप बताओगे n1वीं दीप्त फ्रिंज यहाँ पर है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट से इसकी दूरी कितनी होगी बताओगे। अगर पहला दीप्त फ्रिंज होता तो सर हम लोग y1 लिखते, दूसरा होता तो, तीसरा होता तो जब n1 है तो yn1 लिखने में क्या दिक्कत, n की जगह n1 लिख दिए। अब आप कह रहे हो संपाती है, अगर n कौन सा प्रकाश यूज करें, λ2 तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश यूज करेंगे तो कौन सा दीप्त फ्रिंज बनेगा, n2e, इसी पर बनेगा। तो यहीं पर कौन है बेटा, पहले तो बताओगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, yn1, यही तो है। अब बताओगे यहीं पर बन रहा है, इसी के ऊपर, संपाती होने का मतलब इसी के ऊपर बनेगा बेटा, कौन सा, n2e दीप्त फ्रिंज बनेगा जब ये वाला प्रकाश यूज करोगे। तो भैया अगर पहला दीप्त फ्रिंज होता तो y1 लिखते, दूसरा दीप्त फ्रिंज होता तो, और जब n2वां दीप्त फ्रिंज है तो n2। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है कि नहीं, ये बात समझ में आ गई। आप तीन तरीके से समझ लिए, एक तो लैंग्वेज लिखा गया तो मैथमेटिक्स से समझ लिए, लैंग्वेज जो लिखा है उसी को आपने मैथमेटिक्स में लिखा, और उसी को आप ज्यामितीय व्यवस्था में देखो तो और बढ़िया से समझ में आ रहा है कि बराबर होगा। कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक बात क्लियर है तो ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें समझनी है, ध्यान देना बेटा। बट दीप्त फ्रिंज के लिए yn बराबर n d λ/d, यही तो फार्मूला होता है बेटा। अगर कोई n वां दीप्त फ्रिंज है तो केंद्रीय उच्चिष्ट से उसकी स्थिति कैसे बताते हो, yn, और yn बराबर n d λ/d, यही फार्मूला यूज करते हो। तो यहाँ पर वही उपयोग मिलाओ और आप लिखोगे n की जगह क्या लिखोगे, n1, क्या लिखोगे बेटा, आप बोल दोगे सर n की जगह n1 लिख दिए और कैपिटल D तो रहेगा ही, लेमडा की जगह पर λ1 क्या लिखोगे, और बटे D, ये तो वही रहेगा बराबर। यहाँ पे n की जगह क्या लिखना है, n2, तो n2 इंटू D और लेमडा की जगह पर λ/, स्मॉल। यहाँ तक की बात समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं है। चलो भाई, तो इससे कट जाएगा और कैपिटल D से कैपिटल D कट जाएगा, n1 n2 गुणे में इधर आएगा बेटा, भाग में, वहाँ पे क्या है λ2, ये λ1 गुणे में उधर जाएगा, λ2 और λ1 की वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट कर दो, चाहे मीटर में चाहे नैनोमीटर में, क्योंकि वो तो कट ही जाना है। 10⁻⁹ लिखोगे वो भी कट जाएगा ना, तो यही वाला पुट कर दो। λ2 की जगह कितना लिखोगे, 520 नैनोमीटर, और λ1 की जगह 650 नैनोमीटर। ये किसके बराबर था बेटा, n1/n2। 0 से 0 कटेगा, 13 चौको 13 बचे, तो आप बता सकते हो n1/n2 बराबर 4/5। रुक जाओ बेटा, या फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, n1 बराबर 4 इंटू x, n1 बराबर 4 इंटू एक्स एंड n2 बराबर 5 इंटू एक्स। अनुपात समानुपात खूब पढ़े होंगे ना, ध्यान दो। अगर हम इसको भाग कराएं n1 को n2 से, तो आप यही लिखोगे n1/n2 बराबर, RHS को RHS से भाग कराओगे 4x/5, काटोगे वही तो बटेगा 4/5, वही बचेगा। अच्छा, x लिखने का मतलब x की जगह आप कुछ भी रखो। अगर आपको पहली बार संपाती होने के लिए, यहाँ से पता चलता है बेटा कई बार संपाती होंगे, बात समझ में आ रही है, कई बार संपाती होंगे, ध्यान देना। यहाँ पे मान लेना केंद्रीय अगर उच्चिष्ट है O, यहाँ पर केंद्रीय फ्रिंज बन रहा है, इसके बाद मान लो यहाँ पर λ1 और λ2 के कारण जो दीप्त फ्रिंजें बनी हैं एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि संपाती हैं, तो जरूरी नहीं कि वो एक ही बार होगा, इसके बाद और भी होगा और भी होगा।
अब एक लॉजिक और समझिएगा, इसीलिए इसको यहाँ पर हाईलाइट किए थे, न्यूनतम दूरी आपको बताना। कौन सी दूरी? यानी कि पहली बार कब संपाती होंगी वो डिस्टेंस आपको बताना, यही तो न्यूनतम दूरी होगी, जब पहली बार संपाती है ना। क्वेश्चन बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे कई बार संपाती होंगे, और देखो कब कब संपाती होंगी मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने मान लिया था ना कि n1वीं फ्रिंज और n2वीं फ्रिंज संपाती होगा, तो n1 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अगर x की जगह हम लोग 1 रखें तो 4, चौथी फ्रिंज हुई। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे x की जगह 1 रखोगे, पांचवी फ्रिंज। मैंने कहा था कि इसकी संख्या ज़्यादा होगी क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य क्या है? कम है। कम है तो इसकी पट्टियाँ क्या होंगी? पतली पतली बनेगी, तो उतनी ही दूरी में ज़्यादा फ्रिंज बना सकती है। तो याद रखना कि पहली बार जब आप ये तरंग दैर्ध्य यूज करोगे 650 नैनोमीटर का, तो उसके कारण चौथी दीप्त फ्रिंज और दूसरे वाले तरंग दैर्ध्य के कारण पांचवी दीप्त फ्रिंज एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी, फोर्थ और फिफ्थ। बात समझ में आ रही है? ये λ2 के कारण, किसके कारण बेटा? और ये λ1 के कारण फिर संपाती होंगी। x की जगह 2 रखो, 4 दूनी 8, 5 दूनी यानी चौथी दीप्त फ्रिंज किसके कारण? λ1 के कारण, 4 दूनी 8, 8वीं दीप्त फ्रिंज। बात समझ में आ रही है? और 10वीं दीप्त फ्रिंज किसके कारण बेटा? λ2 के कारण फिर संपाती होंगी। 3 रखना, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। तो जो 12वां दीप्त फ्रिंज होगा, पहला वाला तरंग दैर्ध्य यूज करोगे तो कौन सा? 12वां दीप्त फ्रिंज। कब? λ1 यूज करोगे। तब 15वां दीप्त फ्रिंज जो होगा बेटा, λ2 यूज करोगे। ये दोनों संपाती होंगे, ये दोनों संपाती होंगे, ये दोनों संपाती, ऐसे आगे संपाती होते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो आपको न्यूनतम दूरी बतानी है, तो पहली बार जब संपाती होंगे वही सबसे न्यूनतम दूरी होगी, ये वाली डिस्टेंस बतानी। तो यही वाली तो डिस्टेंस है ये, yn1 और yn2। बताओ, n1 का मतलब क्या है? 4 पहली बार, तो y4 वही डिस्टेंस तो है। आप बता सकते हो, केवल n की ही तो वैल्यू नहीं थी कि कौन सी फ्रिंज संपाती होगी, n की वैल्यू मिल गई, चाहे n1 रख के लगाओ चाहे n2 रख के लगाओ, बराबर ही आएगा, क्योंकि दोनों दूरी क्या है? बराबर। बस याद ये रखना, जब n1 बराबर 4 रखोगे तो λ1 यूज करोगे। बात समझ में आ रही है? और जब n की जगह n2 यूज करोगे रखोगे यानी कि 5, तो आप λ की जगह पर 520 नैनोमीटर λ2 रख, तुरंत डिस्टेंस मिल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? अभी देखिए बता रहे हैं, यहाँ पर कुछ लैंग्वेज और बढ़िया से लिखोगे। पहली बार संपाती होने के लिए, ध्यान देना बेटा, पहली बार संपाती होने के लिए x बराबर 1 रखोगे। क्या रखोगे? हाँ 1। तब n1 बराबर कितना आएगा? 4, एंड n2 बराबर कितना आएगा? 5। यानी कि पहले तरंग दैर्ध्य के कारण चौथी दीप्त फ्रिंज, दूसरे तरंग दैर्ध्य के कारण पांचवी दीप्त फ्रिंज। लैंग्वेज लिखा है λ1, यानी पहले तरंग दैर्ध्य व दूसरे तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के कारण क्रमशः चौथी और पांचवी दीप्त फ्रिंजें संपाती है। बता दिया। क्लियर हो गई बात? डिस्टेंस बताओ बेटा। तो आप बताओगे, लैंग्वेज देखना, अभीष्ट न्यूनतम दूरी बात समझ में आ रही है? तो y बराबर लिखना, y बराबर आप चाहे y4 निकालो चाहे y5 निकालो, दोनों ही क्या है बेटा? बराबर है। बात समझ में आ रही है? लेकिन याद रखना, y4 निकालोगे तो लैम्डा बराबर क्या लोगे? λ1। बात समझ में आ रही है? और जब y5 निकालोगे तब लैम्डा बराबर लैम्डा। तो मैं एक निकाल दे रहा हूँ, दूसरा आप मन कहेगा तो निकालना, उतना ही आएगा। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, फार्मूला यही यूज करेंगे। जनरल फार्मूला क्या है? n d लैम्डा बाई डी। तो n की जगह कितना लिखोगे? 4, और d की जगह 1.2, और लैम्डा की जगह λ1 का मतलब बेटा 650, और नैनोमीटर में था तो 10⁻⁻⁹ अपॉन स्मॉल d 2 mm, यानी 2 × 10⁻⁻3। क्लियर है? सॉल्व करिए। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 12 दूना 24, एक अंक के बाद 10 बनो, पूरे 650
गुणे 10 की घात -9 -3 ऊपर जाएगा +3। इन दोनों का गुणा कराओ बेटा, 650 का 2.4 2.4 इंटू 650 कितना आया 1560। गुणे 10 की घात बड़ी संख्या का चिन्ह -9 में से 3 जाएगा 6। एक अंक के बाद दशमलव लगाना, यहाँ एक के बाद है ना, तो उसके लिए 1 2 3 अंक दशमलव बाईं ओर लाना होगा, यानी 1.56 इंटू 10 टू दी पावर -6 पहले से था, बाईं ओर लाए तो 10 टू दी पावर प्लस कितना लोगे 3, क्योंकि 3 अंक दशमलव को लाएगा बाईं ओर। सॉल्व करेंगे तो 1.56 इंटू 10 टू दी पावर 10 की घात -6 में से 3 जाएगा, -3 बचेगा ना, और एक इसमें आएगा बेटा मीटर, किसमें आएगा, इसलिए y बराबर 1.56 mm, क्योंकि 10 की घात -3 मीटर की जगह क्या लिख सकते हो मिलीमीटर। क्या हुआ बेटा, समझ में नहीं आया क्या, बताओ, आया ना, कोई डाउट तो नहीं रहा इसमें, अभी बोलो अगर कोई डाउट हो तो। क्लियर है एकदम।